एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस के केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चंस को। और ये जो PYQ की सीरीज़ है इसमें हमने 2021 में जो DSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे उसके PYQ क्वेश्चंस में हम क्या डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करते हैं। तो 2021 का जो है वो हमने कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 2018 के क्वेश्चंस को, पेपर को डिस्कस करना। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है, आज का जो हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो कौन सा है। अभी 29 सितंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था मेल शिफ्ट में, उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि 10 grams ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, द वेपर डेंसिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर। क्या बताया गया देखो क्वेश्चन में कि आपके पास एक कोई गैस है और उस गैस के लिए अमाउंट गिवन है आपको 10 ग्राम्स, और उसी गैस के लिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कि ये जो 10 ग्राम गैस है ये कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है भाई, 5.6 लीटर को एट STP। STP का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। STP का मतलब क्या होता है, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। और जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है इस डाटा के लिए, वेपर डेंसिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यानी कि ये जो गैस है, जिस कंपाउंड के लिए आपको डाटा गिवन है, इसी कंपाउंड के लिए, इसी गैस के लिए आपको यहाँ पर वेपर डेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है और उसी कंपाउंड का यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आएगा, आंसर आएगा, वो कहाँ से आएगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मोल कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, मॉल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब इसके लिए आपको मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं डिटेल में, थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी है तो भी आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। और मॉल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि क्या होते हैं। तो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स को देखो हम अलग अलग, आपको डाटा क्या गिवन है उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है और उस सब्सटेंस का नाम भी आपको पता है कि ये भाई ये सब्सटेंस है, तो उसका जो भी मोलर मास बनेगा, जैसे मान लो सपोज़ अगर ये बोल दिया कि 12 ग्राम कार्बन के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो गिवन मास क्या बन गया यहाँ पर 12 ग्राम, और कार्बन है तो कार्बन का तो अब आपको मोलर मास जो बनेगा इसका वो भी पता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरह से आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको मास गिवन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द मास जो मोल्स का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है भाई, गिवन मास जो भी मास आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और अपोन में क्या आ जाता है भाई, मोलर मास। तो एक तो मोल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब दूसरा आप मोल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये तो मास की टर्म्स में है। जब आपको क्या हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज़, नंबर ऑफ आयंस, यानी कि जब आपको क्वांटिटी गिवन हो, यानी कि ये बता रखा हो कि इतने हैं, तो जब आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं, नंबर ऑफ आयंस गिवन होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स गिवन होते हैं, तो उस केस में हम मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तब हम क्या करते हैं अभी यहाँ पर गिवन मास के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यानी कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। अब ये पार्टिकल्स देखो कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, अवोगाड्रो नंबर। क्या करते हैं अभी, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है अभी, 6.022 इंटू 10⁻23। और आप राउंड ऑफ करके इस वैल्यू को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। अब देखो एक तो मोल्स का फॉर्मूला क्या देखा हमने, मास की टर्म्स में देखा। दूसरा क्या देखा हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में देखा, एंटिटी की टर्म्स में देखा। अब जो एक और यहाँ पर हम मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी हम मोल्स को लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है, यानी कि गिवन वॉल्यूम और अपोन में क्या आ जाएगा, कंडीशन जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, 22.4 लीटर। यानी कि ये इतना वॉल्यूम कब होता है, एट STP होता है। ये वॉल्यूम कब होता है, एट STP होता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरह से देखो मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मोल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि गिवन डाटा क्या है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 ग्राम ऑफ अ गैस। तो यहाँ पर एक तो किसकी बात की है, वेट की बात की है। अब यहाँ पर आपको वेट तो पता है, बट यहाँ पर आपको इस गैस का मोलर मास नहीं पता है। तो अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, गिवन मास को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल m से, और मोलर मास को मैंने ऐसे 2 बार कैपिटल M करके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला रोल कोई कुछ नहीं है।
अब ये भी मोल्स है, ये भी मोल्स है, ये भी मोल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी क्या है, आपस में इक्वल है। मैथ्स में जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई ए इज इक्वल टू में बी है, बी इज इक्वल टू में सी है, तो हम कोई सी भी दो साइड्स को यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर करना है आपको। ये सब क्या है, मोल्स को ही डिफाइन कर रहे हैं, मोल्स की फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वॉल्यूम वाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम और अपॉन में क्या कर देंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी कि ये क्या है भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे वॉल्यूम की अमाउंट होती है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है अभी क्वेश्चन में आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में मास जो है वो कितना गिवन है, 10 ग्राम। ये वाला आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला क्या है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मोलर मास। तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में आपको 5.6 लीटर गिवन है, और वैसे कितना है से डिवाइड करना है 22.4 से। क्या फाइंड आउट करना है, देखो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, जो अपन नॉर्मल मैथ्स में करते हैं वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो मोलर मास इज इक्वल टू में ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 22/4, और यहाँ पर क्या है 5.6। अब दोनों के बाद ही एक, मतलब दोनों ही इन डिजिट्स में क्या है, एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। 22 मतलब 224/56। और इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाता है 4 पे। तो ये मोलर मास कितना आ गया भाई 40, कितना आ गया यहाँ पर 40। अब जब आपको मोलर मास पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हो, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या बोला, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है भाई, एक रिलेशन होता है। क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो आपके पास क्या आ जाती है भाई, वेपर डेंसिटी आ जाती है। तो यहाँ पर ये कितना आया है 40, तो 40/2 कितना आ जाएगा भाई 20। क्या आ गई आपके पास, वेपर डेंसिटी 20 आ गई। तो अब यहाँ पर देखो दो चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन गिवन है, एक वेपर डेंसिटी और एक क्या है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 20 आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो 20 आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए तो वर्क ही नहीं करना है, यहाँ पर उस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि देखो ऑप्शन से डायरेक्ट ही हो जाएगा। 40 गिवन है, यहाँ 80 है, यहाँ पर 40 है, तो तीनों ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि वेपर डेंसिटी कितनी आई है अपने पास 20 आई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पर ये 20 अगर 2 ऑप्शन में होता है या सारे ही ऑप्शन में होता है तो आप किस तरह से फिर फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो कंपाउंड का जो मोलर मास है वो कितना आया, मॉलिक्यूलर मास 40 आया है। इट मीन्स अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है, देखो जैसे CO2 है, तो CO2 का आप कैसे फाइंड आउट करते हो, एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का हो गया 32। इस तरह से यहाँ पर ये क्या होता है 44 आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो 40 है, ये यहाँ पर आप क्या करो, ये जो कंपाउंड्स आपको गिवन है ना ऑप्शन में, इनके लिए कैलकुलेट करके देख लो, चेक करके देख लो। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में 2 ही डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, यही ऑप्शन में ऊपर नीचे करके आपको दिए हुए हैं ऑप्शन चेंज करके। एक तो गिवन है C3H4 और दूसरा गिवन है C6H8। तो यहाँ पर इन दोनों का कैलकुलेट करके देख लो। तो C3 कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 है, तो यानी कि 3 कार्बन के लिए 48 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी एक कार्बन के लिए 12 होता है, तो 3 कार्बन के लिए सॉरी भाई 36 हो जाएगा। कितना होगा 36 होगा, गलत टेबल पढ़ लिया। तो यहाँ पर ये 36 प्लस में 4, और यहाँ पर एक कार्बन का 12 है तो 6 के लिए हो जाएगा 72, और प्लस में 8, तो यहाँ पर तो क्या है ये 80 होएगा, और यहाँ पर ये कितना होगा भाई 40 होगा। तो अब ये C6H8 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाले कैंसिल हो गए, इन दोनों में से बचा है। अब इन दोनों में यहाँ पर 40 तो क्या है उसका मोलर मास है, बट आपको क्या कैलकुलेट करना था, वेपर डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर डी। भाई मेरी वीडियोस थोड़ी सी आपको लेंदी लग सकती है, उसका रीज़न ये है कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कि अगर सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, सेंस क्या बनती है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन डिटेल वीडियोज़ मिलती है, तो इसलिए वीडियोज़ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 2, सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ 11.7% हीलियम, 56.2% ऑफ नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑफ ऑक्सीजन टू कॉप अप विद हाई प्रेशर अंडर वाटर। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कि जो सी डाइवर्स होते हैं ना वो मिक्सचर ऑफ गैसेस को यूज़ करते हैं, उसमें इतना % हीलियम होता है, इतना % नाइट्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है। तो वो अंडर वाटर हाई प्रेशर पे ये मिक्सचर ऑफ गैसेस को क्यों यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये किसका एप्लीकेशन पार्ट होता है।
तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट होता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी। को जो हेनरीज लॉ है ना, इसके और भी एप्लीकेशन पार्ट होते हैं और इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है जहाँ से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन भी है। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट को, एप्लीकेशन पार्ट को, हेनरीज लॉ क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। अगर किसी को भी इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप वो वाली क्लास को देख सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी प्लस में क्वेश्चंस को भी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। देखो आपको, द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आइसोटोप दैट कैन बी यूज टू ट्रैक द अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट लेवल टू लीव्स इज। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि किसी भी सब्सटेंस ने कितने फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है। फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं ना, तो बस यही पता करने के लिए हम कौन से आइसोटोप का यूज़ करते हैं कि किसी भी प्लांट ने रूट लेवल से लीव्स तक, यानी कि जो भी उनकी प्रोसेस होती है उसमें वहाँ पर कितना उसने फर्टिलाइज़र अमाउंट को यूज़ किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा अभी ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरस 32 जो आइसोटोप होता है उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म आइडेंटिफाई। यहाँ पर आपको एक ऐसी मेटल आइडेंटिफाई करनी है जो रूम टेम्परेचर पे ओजोन के साथ रिएक्शन करती है और क्या प्रोडक्ट बनता है ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, अब ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि लिक्विड मेटल कौन सी होती है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी होती है। तो यहाँ से देखो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगे, कट हो गए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब होता क्या है, जो मरकरी होती है, ठीक है, ये रिएक्शन करती है किसके साथ, ओजोन के साथ। तो यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करती है भाई, ये मरकरी का ऑक्साइड बना लेती है Hg2O। इसका नाम क्या होता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है, तो इसका नाम याद रखना है, क्या होता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन का मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, आपको और एडिशनल बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ही आया हुआ है। मरकरी की वजह से आपको ये बताना है कि कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो कौन सी डिजीज़ कॉज करती है जब मरकरी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो कौन सी होती है, मिनामाटा। ये डिज़ीज़ कॉज होती है किसकी वजह से, मरकरी की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में ही आया हुआ है, किसी एक शिफ्ट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। देखो आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज। ये पूछ लिया है कि जो थॉमसन मॉडल होता है एटम का, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, की भी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सेंटर पे होता है एटम के। बी ऑप्शन आपको गिवन है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, यानी कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे एटम में बट रैंडम डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसका मतलब ये है। सी ऑप्शन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, यानी कि एटम में डिस्ट्रीब्यूट है बट कैसा, इवनली, इक्वल अमाउंट में, यानी कि सब जगह क्या है, सेम है, इक्वल अमाउंट में। नेक्स्ट ऑप्शन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ एटम। देखो सरफेस ऑफ एटम जैसा तो कुछ होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, देखो ये जैसे कोई एटम है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, ऑल ओवर स्प्रेड होता है। ऑल ओवर क्या होता है अभी, स्प्रेड होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें एम्बेडेड होते हैं। इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी, कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द एटम। और इसका हम कंपैरिजन जो करते हैं किससे करते हैं अभी, प्लम पुडिंग मॉडल से करते हैं, थॉमसन मॉडल का। और ये ओवरऑल क्या होता है अभी, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ कैलोजेंस। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको अच्छे से बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे देखो कैलोजेंस कौन से ग्रुप को बोलते हैं हम, ग्रुप 16 को बोलते हैं। किसे बोलते हैं भी, ग्रुप 16 को बोलते हैं। अब यहाँ पर तो देखो अच्छी चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको सारे ही ऑप्शंस किसके दिए हुए हैं, ग्रुप 16 के ही दिए हुए हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया है। बट अगर मान लो सपोज़ यहाँ पर सारे ही ग्रुप्स डिफरेंट दिए हुए हो, मतलब यहाँ पर जैसे ग्रुप 15 दे दिया, एक ऑप्शन में ग्रुप 16 है, एक में ग्रुप 17 है, एक में ग्रुप 18 है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कैलोजेंस कौन से ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं, कैलोजेंस किस ग्रुप को बोलते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, बट आपको अच्छे से जो भी आप पढ़ते हो उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ग्रुप 16 को हम क्या बोलते हैं भाई, कैलोजेंस बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जब आप क्या करते हो, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हो।
तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने की वजह से क्या है भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कि वो आयन बनाएगा। जैसे देखो फ्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या बन जाता है, फ्लोराइड आयन बन जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्साइड आयन फॉर्म कर लेता है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो हम एनर्जी का यूज़ करते हैं वो कैसी होती है भाई, उसको हम नेगेटिव टर्म में देखते हैं। कैसे देखते हैं, नेगेटिव टर्म में, यानी कि जितनी ज़्यादा वो नेगेटिव होगी उतनी ईजिली क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो सीक्वेंस बनता है, ऑर्डर बनता है, वो हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों डिस्कस करते हैं। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, जैसे देखो फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये दिया हुआ है, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो हमें पता है साइज़ क्या होता है भाई, साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सेम शेल में ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होने की वजह से क्या है, वहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग फील होती है, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता है। अब जितना छोटा साइज़ होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, उतनी ही मोर नेगेटिव बन जाती है। क्या हो जाती है अभी, बिकम मोर नेगेटिव। क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव, यानी कि ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, डाउन द ग्रुप डिस्कस करते हैं हम, तो क्या होता है, देखो यही वाला केस ले लेते हैं, ग्रुप 16 वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड देन टेलेरियम, ये होता है। तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है, यानी कि एक न्यू शेल क्या होती जाती है अभी, ऐड होती जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, एक न्यू शेल ऐड होती जाती है। अगर न्यू शेल ऐड होती जा रही है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है अभी, इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर साइज़ बड़ा होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना क्या है, उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है भाई, बिकम लेस नेगेटिव। ये क्या हो जाती है भाई, बिकम लेस नेगेटिव। यहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे थे। अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, मतलब एटम है, मॉलिक्यूल नहीं एटम है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है, ये आप ऐड कराना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई एक बड़ा एटम आप लेते हो, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और आप इसे क्या है भी ऐड कराना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई है, तो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बन रही होगी वो क्या है भी साइज़ बड़ा होने की वजह से, लार्ज साइज़ होने की वजह से क्या है, कम होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसका आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर इसी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बिकम लेस नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो क्या बनना चाहिए, देखो इसका मतलब ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, देन सेलेनियम एंड देन टेलेरियम, ये होना चाहिए। ये है, तो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो। बट यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा सा चेंज आता है, किसमें, ऑक्सीजन और सल्फर में। ऑक्सीजन और सल्फर में से क्या होता है भाई, यहाँ पर सल्फर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, फिर आता है सेलेनियम एंड देन टेलेरियम। ये अब ऐसा क्यों होता है, सल्फर की ज़्यादा क्यों आ जाती है ऑक्सीजन से, देखो जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। ये क्या होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, ये 2p4 होता है। क्या होता है भाई, ये 2p4 होता है। और इन केस ऑफ सल्फर जो ये होता है, ये क्या होता है भाई, 3p4 होता है। क्या होता है, ये 3p4 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो 8 होता है ना, तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p4। हाँ, तो देखो ये होता है। और सेम ऐसे यहाँ पर क्या होता है, 3p4 होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, सेकंड शेल में, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पर कौन से पीरियड का एलिमेंट है अभी, सल्फर, थर्ड पीरियड का है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका साइज़ क्या होता है, देखो साइज़ डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सल्फर। तो यहाँ पर साइज स्मॉल होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स की बजाय क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स को ज़्यादा फील करता है। क्योंकि देखो स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ में क्या है, देखो यहाँ पर अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये क्या है, इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स को फील करने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वाले, वो भी उन इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स फील करने की बजाय क्या है अभी, रिपल्सिव फोर्स को ज़्यादा फील करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब रिपल्शन होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी भाई, लेस नेगेटिव आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इतना ईजिली ऐड नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फर। सल्फर का साइज़ क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर वो रिपल्सिव फोर्स को इतना ज़्यादा फील नहीं करता है, यानी कि वो डोमिनेट नहीं करता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही फील होता है यहाँ पर
पर ज़्यादा, तो इसी वजह से सल्फ़र की क्या हो जाती है भाई, ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन आपको कौन से उसमें दिया हुआ है भाई, ये आंसर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सेम यही केस किसके साथ होता है, ग्रुप 17 में होता है। सेम यही क्या होता है भाई, ग्रुप 17 में होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन से और फिर ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो यहाँ पर ये सेम ही रीज़न की वजह से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, बाकी पूरा ट्रेंड वैसा ही रहता है। तो ये एक्सेप्शन वाले केसेस आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत अच्छे से देखने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपको। Manley left the gaps for the elements with the predicted atomic weight 68 and 72 respectively are discovered later. Manley जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था कि भाई यहाँ पर एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए बट इन फ्यूचर क्या है अभी डिस्कवर होंगे। तो वो कौन से एलिमेंट्स थे, अब देखो यहाँ पर उनका आपको अटोमिक वेट भी गिवन है और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट थे वो। तो अटोमिक वेट क्या दिया हुआ है देखो आपको, 68 और 72। तो जो 68 वेट होता है, अटोमिक वेट होता है, वो किसका होता है अभी, गैलियम का होता है। किसका होता है, गैलियम का होता है। और जो 72 अटोमिक वेट होता है वो किसका होता है अभी, जर्मेनियम का होता है। किसका होता है, जर्मेनियम का होता है। तो अभी देख लो कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, गैलियम एंड जर्मेनियम। इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए थे बट उन्होंने स्पेस को लेफ्ट किया था, कौन कौन से थे भी, एका बोरोन था। एका बोरोन जो था उसका मतलब एका बोरोन उन्होंने नाम दिया था बोरोन के नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पर बट वो क्या था, स्कैनेडियम था। क्या था अभी, स्कैनेडियम। एका बोरोन क्या है, स्कैनेडियम है। उन्होंने नाम एका बोरोन दिया था बट बाद में डिस्कवरी हुई थी और उसका नाम क्या था अभी, स्कैनेडियम, जिसका स्पेस उन्होंने लेफ्ट किया था। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पर मास दिया होता है, मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 21 होता है। और फिर क्या था, एका सिलिकॉन। क्या था अभी, एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन मतलब क्या अभी, सिलिकॉन के नेक्स्ट वाला। तो ये कौन था अभी, जर्मेनियम था। और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी, 32। और नेक्स्ट मतलब जो था वो क्या था अभी, एका एल्युमिनियम। और जो एका एल्युमिनियम था मतलब कि एल्युमिनियम से नेक्स्ट टू एल्युमिनियम, तो वो क्या था अभी, गैलियम था। और गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है अभी, 31 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है देखो। व्हाट इज द pKw ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस हुज हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पे आपको दी हुई है कितनी भी, 10⁻⁵ मोलर। कितने टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेल्सियस पे। क्या फाइंड आउट करना है देखो, pKw फाइंड आउट करना है। तो जो ये लॉगरिथम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, pKw और ये सब हम वैसे बेसिकली क्लास 11th में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर एक, उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है और इस वाले पोर्शन को हमने कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से। मैंने डिटेल में वीडियोस में समझाया है कि KW क्या होता है और साथ ही इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रिलेशन होता है। तो अगर किसी को ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वो वाली वीडियो को देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड। एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट जो आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, केमिकल सब्सटेंसेस करके, उसके अंडर ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। pKw के 2 रिलेशन होते हैं, मैं आपको दोनों रिलेशन बता देती हूँ और क्वेश्चन भी बता देती हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। तो pKw जो होता है वो देखो, एक तो क्या होता है pH प्लस में POH। क्या होता है pKw, pH प्लस में POH। और जो दूसरा रिलेशन होता है वो क्या होता है भाई, एक होता है pKw इज इक्वल टू में माइनस लॉग ऑफ KW। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है देखो, आपको pKw फाइंड आउट करना है। तो आप ये वाले रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो और इस वाले रिलेशन का भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों डिस्कस करते हैं यहाँ पर देखो। pKw को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, pH पता होना चाहिए और POH पता होना चाहिए। अब इसके लिए pH का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर सकते हो भी, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। ये जो KW होता है ना, दैट इज़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखते हैं। तो ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये किसी भी एक टेम्परेचर पे जितने भी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं उतने ही सेम अमाउंट में क्या होते हैं भी, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब ये है। तो अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन इतनी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, 10⁻⁵ मोलर गिवन है।
तो यहाँ से आप pH फाइंड आउट कर सकते हो। तो pH का रिलेशन क्या होता है देखो, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन, ये होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, ये क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है देखो 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पर ये आपने पुट कर दिया। तो लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 5 log 10, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन गया है। तो 5 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1। तो 5 × 1 कितना आ गया 5, कितना आ गया भाई 5। अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही सेम अमाउंट में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इतनी है तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी। उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी भी 10⁻⁵ मोलर ही होगी। तो pH की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई है। pOH भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। pOH का रिलेशन क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या पुट करेंगे 10⁻⁻ माइनस लॉग 10⁻⁵। सेम ये ऐसे ही -5 आगे आएगा, एक माइनस साइन ये है। तो 5 log 10 बन जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो pOH की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई 5 आ गई। 5 + 5 = 10। तो यानी कि pKw कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। pKw की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हो, pH फाइंड आउट करो और फिर जो pH की वैल्यू होगी वही pOH की वैल्यू होगी। उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। दूसरा मेथड क्या है, आप pKw कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पहले kW फाइंड आउट करो और फिर kW का क्या कर लो, लॉग फाइंड आउट कर लो। तो kW क्या होता है, देखो kW क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है अभी सेम होती है। तो यहाँ पर पुट कर दो तो kW क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻⁵। हाइड्रोक्सिल आयन की भी सेम बनेगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻10। तो ये क्या आ गया आपके पास kW की वैल्यू। इस kW की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो माइनस लॉग ऑफ kW की वैल्यू कितनी आई है 10⁻⁻10। यहाँ पर क्या होगा -10 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या बन गया 10 log 10। log 10 कितना होता है 1 होता है। तो 10 × 1 कितना आ गया भाई 10। तो यहाँ पर pKw की वैल्यू कितनी आ गई भी देखो आपके पास 10 आ गई। इस मेथड से भी 10 आई थी और इससे भी 10 आई थी। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ मेथड को अलग अलग डिस्कस किया है, बट pKw की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को बहुत अच्छे से समझना हो तो आप वो वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या दिया हुआ है देखो आपको, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज when few drops of it added to the mixture of solution contains 80 ml of 1 molar HCl and 30 ml of 1 molar NaOH। क्या बताया गया देखो, क्वेश्चन को समझो सबसे पहले कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा, क्या चेंज आएगा मिथाइल ऑरेंज के कलर में जब आप क्या करते हो, मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर देते हो किस में, एक मिक्सचर है किस किस का, HCl का और NaOH का। इसके मिक्सचर में जब आप मिथाइल ऑरेंज को ऐड करा देते हो तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का कलर पे क्या चेंज आएगा ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक इंडिकेटर है। HCl की अमाउंट देखो आपको कितनी गिवन है, HCl की अमाउंट आपको गिवन है 80 ml। कितनी दी हुई है भाई 80 ml। दोनों की मोलारिटी सेम है तो हम मोलारिटी वाली बात नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये 80 ml गिवन है और NaOH कितना गिवन है भाई 30 ml। कितना गिवन है 30 ml। तो यहाँ पर अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस मिथाइल ऑरेंज को ऐड करने पर इसमें क्या चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखो, आपको पता है HCl एक एसिड है, NaOH क्या है, एक बेस है। एसिड प्लस बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड प्लस बेस क्या करते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में वाटर, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। क्या होगी भाई, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। अब देखो यहाँ पर बट अमाउंट दोनों की डिफरेंट है। अमाउंट क्या है, दोनों की डिफरेंट है। ये आपको दिया हुआ है 80 ml, ये कितना दिया हुआ है 30 ml। इसका मतलब ये है कि 30 ml ऑफ NaOH 30 ml ऑफ HCl को तो कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग इन नेचर है। तो स्ट्रॉन्ग इन नेचर है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 30 ml ऑफ NaOH ने 30 ml ऑफ HCl को तो कम्प्लीटली क्या कर लिया है, न्यूट्रलाइज कर लिया है। और क्या कर लिया, सॉल्ट बना लिया। क्या कर लिया, सॉल्ट बना लिया। अब यहाँ पर ये पूरा NaOH तो कंज्यूम ही हो गया है। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो पूरा ही कम्प्लीटली क्या है, कंज्यूम हो गया है।
यहाँ पर 30 ml ही कंज्यूम हुआ है एसिड, तो इसका मतलब एसिड की अमाउंट तो इस बीकर में, इस मिक्सचर में लेफ़्ट है। कितनी लेफ़्ट है? 50 ml। कितनी बची हुई है? अभी भी 50 ml बची हुई है। अब क्या बचा हुआ है? देखो सॉल्यूशन में, मिक्सचर में क्या आपके पास बचा हुआ है? एसिड बचा हुआ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इस मिक्सचर का जो नेचर बनेगा वो कैसा बनेगा? इस मिक्सचर का जो नेचर बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बेस तो यहाँ पर क्या हो गया है? पूरा का पूरा ही कंज्यूम हो गया है। क्या बचा है? सिर्फ यहाँ पर एसिड बचा है। एसिड की अमाउंट यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। तो जब आप मिथाइल ऑरेंज इस सॉल्यूशन में ऐड कराते हो, इस मिक्सचर में ऐड कराते हो, तो ये एसिडिक है। तो इस एसिडिक होने की वजह से जो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है वो कैसा हो जाता है? भाई मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाता है? रेड। क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो खुद कैसे कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो यहाँ पर या तो आपको रेडिश ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा या फिर रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई? रेड। एक बार हम कौन सा इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे कलर को इंडिकेट करता है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एसिडिक मीडियम यहाँ पर और ये बेसिक मीडियम है। यहाँ पर मैं इंडिकेटर के सिर्फ इनिशियल लिखूँगी, आप समझ जाना। अगर हम फिनोफ्थलीन लेते हैं, फिनोफ्थलीन को ऐड कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या रहता है? अभी कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन क्या होता है? कलरलेस होता है। और जो बेसिक मीडियम होता है यहाँ पर ये कौन सा कलर में चेंज हो जाता है? पिंक। ये क्या करता है? पिंक कलर अगर आ जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन कैसा है? हमारे पास बेसिक है। फिर नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिडिक मीडियम में कैसा कलर का हो जाता है? रेड। और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है? अभी येलो। क्या बन जाता है? येलो। और लिटमस जो होता है ये तो सबको ही पता है, लिटमस जो होता है यहाँ पर ये क्या रहेगा? रेड। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? ब्लू। ये रेड है और ये क्या बन गया? ब्लू। टर्मरिक जो होता है ये एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? येलो। और बेसिक मीडियम में क्या बन जाता है भाई? रेड। और जो चाइना रोज़ होता है ये भी एक इंडिकेटर है। ये यहाँ पर क्या रहता है भाई? डार्क पिंक या फिर पर्पल, कुछ भी कलर बोल दो। और जो ये बेसिक मीडियम में रहता है ये क्या हो जाता है भाई? ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेटर के एक्शन है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? देखो ये रिडॉक्स चैप्टर से क्वेश्चन है, मतलब रिडॉक्स टॉपिक से क्वेश्चन बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर ये आपको एक रिएक्शन गिवन है। क्या रिएक्शन दी हुई है अभी? 3 सल्फ़र प्लस में 6 NaOH, ये बैलेंसी रिएक्शन आपको गिवन है। और यहाँ पर क्या कर रहा है अभी? ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में सोडियम सल्फाइड Na2S और प्लस में 3 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, डिसप्रपोर्शनेशन है या फिर रिडक्शन है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो ये है नहीं, ना ही ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बनती है। कौन सा आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अभी डिफाइन करती हूँ कि कैसे आएगा ये आंसर। तो देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपको एक ही एलिमेंट का क्या होता है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी एलिमेंट जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में रहता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। फिर अब यहाँ पर प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट और इस वाले प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करो। देखो एक सल्फ़र से यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या है? एक ही सल्फ़र है और जिसकी ऑक्सीडेशन कितनी है? ज़ीरो। अब इसी सल्फ़र से यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। यहाँ पर इसमें सोडियम सल्फेट में जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखो क्या आएगी? एक सोडियम का कितना होता है? +1, तो 2 सोडियम का कितना हो जाएगा? +2। सल्फ़र के लिए यानी कि जिसके लिए कैलकुलेट करनी होती है उसे हम x लिख देते हैं। एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा? -8। और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8 - 2 मतलब कितनी हो गई भाई? 6। तो इस केस में यहाँ पर जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आ गई है भाई? +6। अब यहाँ पर देखो सोडियम सल्फाइड में यहाँ पर एक सोडियम का कितना होगा? +1, 2 सोडियम है तो +2। एस के लिए कैलकुलेट करना है सल्फ़र के लिए, यहाँ पर हमने एक्स पुट किया और इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक्स इक्वल टू में -2। इस केस में जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है? -2 आई है। तो देखो एक बार तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। एक बार क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है भाई? डिक्रीज़ हुआ है, -2 है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? इंक्रीज़ होती है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? इंक्रीज़ होती है, उस केस में भाई यहाँ पर ये Na2SO4 है, सॉरी Na2SO3 है तो यहाँ पर -6 होगा और ये बन जाएगा 6 - 2 यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो यहाँ पर कितनी है? +4 है। ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर 4 वाला लिख दिया, SO3 बनेगा। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। इंक्रीज़ तो ये अभी भी हो रही है। तो जब भी क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है
तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर देखो 0 से -2 गई है, तो यहाँ पर ये क्या बन गई, रिडक्शन। क्या हो गया भैया, रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है ना, देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, और वो एक ही सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे देखो Ag, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो गया, अपनी एलिमेंटल स्टेट इसकी कितनी है, 0। और यहाँ पर ये Ag+2 के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है, ये Ag+1 फॉर्म करता है। अब देखो क्या हुआ है, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंबाइन हुए हैं और इसने क्या किया है, एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट फॉर्म किया है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है अभी, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ द रिवर्स रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ है, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भी, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट में और राइट में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स के एटम्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं और बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बोल देते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर क्या है, 4 फॉस्फोरस है, इस साइड क्या है, देखो एक ही फॉस्फोरस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड पर 4 फॉस्फोरस एटम को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब, सॉरी भाई यहाँ पर 4 नहीं है, देखो कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 2। इस साइड पर कितने हैं, 4। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। क्या करना है अभी, 2 से 4 बनाने हैं। यहाँ पर फिर आगे देखो और क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है, 2 + 3 5 है। यहाँ पर इस साइड पर कितने हैं अभी, 5 हाइड्रोजन है। बट यहाँ पर इसके इस साइड देखो, रिएक्टेंट के साइड पर एक ये है और 2 ये है, तो कितने हैं यहाँ पर, 3 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए, फॉस्फोरस को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखो 3 तो फॉस्फोरस हो गए, 3 फॉस्फोरस ये और एक ये, तो कितने फॉस्फोरस हो गए, टोटल 4। तो फॉस्फोरस तो बैलेंस हो गए, यहाँ पर फॉस्फोरस क्या हो गए भाई, बैलेंस हो गए, जब आपने क्या किया, प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉस्फोरस बैलेंस करने की वजह से देखो बाकी एलिमेंट्स भी तो चेंज हो गए। अब यहाँ पर जो सोडियम है वो कितने हो गए, 3। इस साइड पर सोडियम कितने हैं, देखो एक ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। अब जब आपने ये 3 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम तो बैलेंस हो गया, फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया। बट अब किसकी अमाउंट चेंज हो गई, किसके एटम्स चेंज हो गए, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो अब ऑक्सीजन को देखो, हाइड्रोजन को देखो। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितनी है, रिएक्टेंट साइड पर 3, तो यहाँ से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 ये है और एक ही है, तो कितनी है यहाँ पर, 4 है। प्रोडक्ट साइड में देखो कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लिखा है इस तरह से, 3 यहाँ पर है, तो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, मतलब ये अनबैलेंस है। तो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और हाइड्रोजन भी देखो एक बार, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 × 2 = 5 है। और प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 2 = 6 और ये 9 है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 × 2 = 6, 6 हाइड्रोजन ये एंड 3 ये हो गए। तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन हो गई, 9, और प्रोडक्ट साइड पर भी 9 ही है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन काउंट करके देखो, 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, टोटल 6 हो गई। देखो प्रोडक्ट साइड पर कितनी है, 6 ही ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब आपने NaOH देखो किस किस के लिए पूछा है उसने, NaOH वाटर और ये Na2CO2, तीनों के ही देखो सामने क्या क्या आया है, 3 3 3 आया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12। देखो आपको क्या गिवन है, मैलेकाइट इज एन ऑर ऑफ कॉपर। यहाँ पर ये बताया कि मैलेकाइट जो होता है वो और होता है कॉपर का, और इसकी कंपोजिशन पूछी है। तो देखो कॉपर कार्बोनेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, कार्बोनेट होता है और हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया है। यहीं पे एंड करते हैं हम आज के सेशन को, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।